Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember, we don't address stock or company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. I am Gaurang Dhawan Lal, and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार की तरह हम आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछ सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत है। नमस्कार अम्बरीश, नमस्कार गौरा और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और सबसे पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं गौरा धवन लाल। A quick look at the headlines. At the stock market, Sensex jumps 1,491 points during the week. Nifty advances 459 points. Rupee sheds 5 paise during the week against the dollar. On Wall Street, key indices end lower on looming U.S. interest rate hikes. And global crude oil futures surge 5% during the week. शेयर बाजारों में सेंसेक्स सप्ताह के दौरान 1,491 अंक उछला। निफ्टी में 459 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे कमजोर हुआ। वॉल स्ट्रीट में अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की खबरों के बीच मुख्य सूचकांकों में गिरावट दिखाई दी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के फ्यूचर्स मूल्य में इस सप्ताह के दौरान 5% की तेजी देखी गई। और आज की पहली खबर, शेयर बाजारों में बंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स में 1,491 अंक यानी 2.6% की बढ़त दर्ज की गई। नए वर्ष के पहले सप्ताह में सेंसेक्स कल 59,745 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 459 अंक यानी 2.6% की तेजी के साथ 17,812 अंकों पर बंद हुआ। व्यापक बाजार में बंबई शेयर बाजार के मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही सूचकांकों में लगभग 2% की बढ़त दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह के दौरान रुपया 5 पैसे कमजोर हुआ। एक डॉलर की कीमत 74 रुपए 31 पैसे दर्ज की गई। शरद जी, जैसे बाजार का हाल हमने देखा इस सप्ताह की काफी अच्छी बढ़त दिखाई दी, हालांकि पिछले काफी समय से लगातार हम गिरावट का एक रुख देख रहे थे। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं आपके हिसाब से जिसने बाजार को एक आगे बढ़ने में मदद की है? मैं समझता हूं कि FIIs का वापस लौटना बाजार में, जो कि बहुत समय से भारतीय बाजारों से नाराज थे या निकाल रहे थे यहां से पैसा, बहुत कारणों से निकाल रहे थे, नाराज भी नहीं कहना चाहिए, पर मुझे लग रहा उनका रुख हमें लग रहा था बदलेगा और नए साल में उन्होंने बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया है भारतीय स्टॉक मार्केट्स को। अगर वो दोबारा से बायर्स बन गए हैं, हम उम्मीद करते हैं ये ट्रेंड बना रहे। अगर ये बना रहा तो आपको बाजार में कोरोना जैसे निराशाजनक माहौल में भी आपको बाजार अच्छा परफॉर्म करता दिखाई दे सकता है।
लेकिन अभी भी आपको लगता है कि कितना सस्टेन करेगा ट्रेंड्स, क्योंकि जैसे आपने कोरोना का खुद ही जिक्र किया और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग अमेरिका से लेकर यूरोप तक सभी जगह काफी बड़ा सर्ज है ओमिक्रॉन का, तो उसका आपको नहीं लग रहा कोई डैम्पनिंग इफेक्ट आने वाले समय में हमें दिखाई देगा? जी हाँ, डैम्पनिंग इफेक्ट होना चाहिए और बीच बीच में दिखेगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा। पर मार्केट में लिक्विडिटी और इतने नए निवेशक जुड़ चुके हैं, रिटेल निवेशक का अपने आप में एक संस्थान बन चुका है, उसके अलावा एफआईआई डीआईज भी हैं, तो बीच बीच में आपको वो लोग जरूर मार्केट में इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई देंगे और हमें उम्मीद है कि ये ट्रेंड आपको, इसलिए मार्केट वोलेटाइल बहुत रहेगी क्योंकि दोनों तरफ फैक्टर्स काम करेंगे। राइट Sharad ji, we welcome now Bharat from Delhi, who's on the line and would have his question. Bharat, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। ये कोहली सर को भी नमस्कार है सर। नमस्कार भरत जी। सर नए साल के पहला सवाल मेरा है ये है सर जी कि कोई भी स्टॉक है, ठीक है सर जी, मान लीजिए भारत नाम की कोई स्टॉक है जी, उसका डीएमए 30 डीएमए 50 डीएमए और 150 डीएमए 200 डीएमए, ठीक है सर, ठीक है, उसके ऊपर उसका काम हो रहा है, यानी करंट प्राइस जो उसका ये चल रहा है 30 डीएमए 50 डीएमए 200 डीएमए, तो क्या उसको हम स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं? उस बेस आधार पे हम उस स्टॉक को खरीद सकते हैं? और सर दूसरा जो आपने अभी बताया है सर, जैसे एफआईज आए हैं हमारे देश में, मतलब मार्केट में, तो क्या कैलेंडर ईयर को हम आधार माने या फाइनेंशियल ईयर को आधार मान के हम स्टॉक्स में एंटर करें? धन्यवाद सर। चलिए, आपका पहला सवाल भरत जो है वो आपका टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड है और आपने ठीक कहा, इस साल का आपका पहला सवाल है और डीएमए डेली मूविंग एवरेजेस होती हैं, ये एक आधार बनती है भरत शेयर प्राइस की फोरकास्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। पर आप इस बात पे ध्यान दें कि केवल हम डीएमएस का आधार नहीं ले सकते, बहुत सारी बातें होती हैं, ओपन इंटरेस्ट कितना है और टेक्निकल एनालिसिस में जो पैटर्न्स बनते हैं वो क्या है। तो मूविंग एवरेजेस उन बहुत सारे इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर होता है। तो मैं आप कहें मैं सीधा जवाब दूं कि क्या ये 30 डीएमए 50 डीएमए या 150 डीएमए ही हम आधार ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंडिकेटर्स को कंबाइन करके देखना पड़ता है। दूसरा आपने पूछा एफआईआईज, जी हाँ, एफआईआईज ज्यादातर विदेशी निवेशक जो है वो कैलेंडर ईयर पे चलते हैं, फाइनेंशियल ईयर तो हमारे यहाँ चलता है। हो सकता है उन्होंने अपना क्रिसमस न्यू ईयर मनाया हो, अब सोचा हो चलिए भारत चलें, अब पैसों का बस्ता उठा के और यहां से कुछ खरीदारी करी जाए, ये जरूर संभव हो सकता है और हमें उम्मीद थी बहुत हफ्तों से कि ये जरूरी ये टर्न अराउंड आएगा और हमें खुशी है इस बात की टर्न अराउंड आया। पर कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और उनके बहुत सारे, कब उनके इन्वेस्टर्स और आके पैसा जमा करा रहे हैं, उन्होंने कब पॉलिसी रूप में डिसाइड किया हुआ है कि हम नया इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, किस मार्केट लेवल पे वो घुसना चाहते हैं भारत, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उनको ही लगा हो कि अब मार्केट जो है काफी नीचे आ गया है तो यहां से फिर एंट्री लेनी चाहिए। तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, पर हाँ कैलेंडर ईयर एक हो सकता है जी। और मुंबई से हमारे श्रोता सचिन लाइन पे हैं। सचिन नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर, मुझे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूछना है जी। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और करना सही है क्या? आपका ओपिनियन बताइए प्लीज। देखिए सचिन, स्विंग ट्रेडिंग, बल्कि मैं ट्रेडिंग की ही बात करूं, ट्रेडिंग जो है वो उन लोगों के लिए होता है जो लोग स्टॉक मार्केट में पूरी तरह से बिजनेस की तरह चलाते हैं। बहुत रिस्की होता है क्योंकि ऐसा भी मार्केट में बोला जाता है कि ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा नहीं कमा पाते हैं, मुनाफा नहीं कमा पाते। खैर, आपने स्विंग ट्रेडिंग का पूछा। स्विंग ट्रेडिंग होती है कि जब किसी स्टॉक का मूवमेंट किसी पर्टिकुलर महीने में या दो पोजिशनल एक्सपायरीज के बीच में एक डायरेक्शन लेता है, तो जब वो एक डायरेक्शन लेता है तो उस डायरेक्शन में आप उसको पकड़ लेते हैं और उस स्विंग को पकड़ के आप कहीं एंट्री ले लेते हैं और उसी स्विंग के दौरान आप एग्जिट ले लेते हैं, तो नेचुरली उसमें प्रॉफिट हो जाता है। पर इसमें यह ध्यान रखना होता है सचिन के कभी भी ये वापस मुड़ सकता है। मान लीजिए आपने स्विंग ट्रेडिंग पे किसी स्टॉक को 50 रुपए पे पकड़ा, अब वो 50, 60, 70, आपने सोचा 20 रुपए बढ़ाए, अब तो ये 50 का 100 हो जाएगा। हो सकता है वो 70 रुपए पे एक मोड़ ले ले, और अगर उसने मोड़ ले लिया तो फिर आपकी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फेल भी हो सकती है। तो इसलिए मैं ये सलाह दूंगा आपको सचिन के स्विंग ट्रेडिंग बहुत सिलेक्टिव बेसिस पे, और इसमें जो मार्केट के इंडिकेटर्स होते हैं, टेक्निकल्स खासकर और कुछ फंडामेंटल्स कुछ हद तक, उनकी वेटेज बहुत रखनी चाहिए। अगर आप खाली एक ग्राफ देख के या चार्ट देख के या कैंडल स्टिक देख के अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें फिर कई फंसने का चांस है और आप उसमें घाटा भी खा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से करिए, ये फुल टाइम ट्रेडर्स का काम है जिनके पास सारे के सारे मार्केट के ऑस्किलेटर्स,
और इंडिकेटर्स, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम सब पता हो, तब आप इसको करिए तो आप इसको बेहतर कर पाएंगे। जी राइट, थैंक यू शशि। वी हैव जितेंद्र फ्रॉम जयपुर। जितेंद्र, वेलकम टू द प्रोग्राम। मेरा 2 प्रश्न है सर। एक तो अभी के मार्केट में भी बढ़ता है तो सर क्या बेच के निकले, और दूसरा कि सर हमको ध्यान आता है कि 2 महीना पहले मैं ही भूल गया था, आप एक सीरीज शुरू करने वाले थे जागरूकता के लिए कि हर एक सप्ताह आप कुछ न कुछ अपने तरफ से बताएंगे। हालांकि उस दिन आपने शुरू भी कर दिया था, लेकिन फिर वो टर्न शायद हमको लगता है माइंड से उतर गया, वो टूट गया सर। अगर हो तो फिर शुरू कर दीजिए। देखिए जितेंद्र, वैसे तो जितने भी मार्केट मंत्रा के कार्यक्रम होते हैं रोज रोज, वो सभी जागरूकता को ही ध्यान में रख के किए जाते हैं। आपको जो जानकारी दी जाती है जितेंद्र, वो कुछ न कुछ ऐसी जानकारी होती है जो कि आपके ज्ञान में वर्धन करती है, आपको नई चीजें सुनने को मिलती हैं। इनफैक्ट अब जो सवाल जवाब भी हम कर रहे हैं जितेंद्र, तो एक का सवाल हो सकता है कईयों का सवाल हो, और एक के जवाब से कईयों को एक साथ जवाब मिल जाता है। पर आपने, जी हाँ, मुझे याद है मैंने 2 महीने कहा था कि कुछ ऐसा हम बात करेंगे, और मुझे तो लग रहा है मैं जितनी भी बात करता हूं आप लोगों के भले के लिए, आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए, आप लोगों के मुनाफे के लिए करता हूं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अभी देखिए, बेचने का अगर आप घाटे में हैं तो रुक जाइए, अगर घाटे में नहीं है, आपको कम मुनाफा भी है, तो एक दफे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं तो निरंतर बोलता हूं प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। मतलब खाली प्रॉफिट आपको दिख रहा है तो नोशनल प्रॉफिट की जगह आप उसको रियलाइज करिए इस आधार पर। अब ये तो स्पेसिफिक देखना पड़ेगा जितेंद्र कि आपको कितना मुनाफा हुआ है, कहां एंट्री ली थी। बाकी कोशिश यही करिए कि आप जब मुनाफा हो उसको बांध के चलिए। जी। और ग्रेटर नोएडा से हमारे चिरपरिचित श्रोता एसपीएस जैन जी लाइन पे हैं। जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी, शरद जी को, सक्सेना जी को, गौरा जी को नववर्ष की शुभकामनाएं। मुझसे कहा गया एक ही सवाल पूछूंगा, एक ही पूछूंगा। ये पेट्रोल प्राइस के बारे में लोग बड़ी क्रिटिसाइज करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट डाउन हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी पैसे नहीं कम करती। और हम सबको पता है कि गवर्नमेंट इस समय कोरोना का जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, फ्री राशन हो रहा है, फ्री वैक्सीन लग रही है, उसके लिए ये सब हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ क्यों नहीं करती कि कोरोना सेस के नाम से या कोरोना सरचार्ज के नाम से अलग पैसा लगा दे, जिससे ये जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो ना करें। और एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जिस तरह से मार्केट जा रहा है उससे तो लगता है कि ये संदेश आ रहा है कि कोरोना से डरना मना है। चलिए जैन साहब, आपने दोनों बातें बहुत मोटिवेट करने वाली करी। नया साल आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पेट्रोल की आपने बात करी, जी हाँ, पेट्रोल को क्रिटिसाइज करने वाले भी हैं, आपके जैसे अप्रिशिएट करने वाले भी हैं, जो खुशी से वो प्राइस देते हैं ये सोच के कि इसमें जो मैंने आज गाड़ी में अपने पेट्रोल भरवाया, मेरे को तो गाड़ी दौड़ाएगी, साथ में बहुत लोगों की भूख भी मिटाएगी शायद, क्योंकि जो आपने पेट्रोल खरीदा बिल्कुल ठीक है। जो गरीब कल्याण योजना चल रही है, अनेकों योजना चल रही है, हम गिनवाना चाहें तो शायद 2 घंटे का कार्यक्रम भी कम पड़े। पेट्रोल सेस इसलिए नहीं, कोरोना सेस नहीं, पहले भी हेल्थ सेस लगाया गया, बड़ी सेस लगती हैं। वो बात एक ही है जैन साहब, आप कान इधर से नहीं पकड़े उधर से पकड़े, बात तो एक ही है। दूसरा, इस समय क्रूड की प्राइसेस जैन साहब मैं ये भी बताना चाहूंगा, नीचे नहीं, $80 कल की प्राइस क्रॉस कर चुकी है, तो फिर से एक बार क्रूड में उबाल आ रहा है और इस समय बहुत सस्ता नहीं है। दूसरा, इन्होंने एक और कुछ पूछा था कि मार्केट क्या पूछा था आपको, डरना मना है। हाँ, मार्केट में डरना मना है। जी हाँ, डरना मना। ये जैन साहब DIIs और FIIs ने हमको सिखाया कि डरना मना है। और पिछले, आप जब कोविड आया था मार्च 2020 में, वहां से लेके आज तक देखें तो मार्केट तो वाकई कहती है डरना मना है। पहले दिन जब मार्च में गिरी थी मार्केट, जब 15,000 से गिर के 7,500 पे, 13,000 से गिर के 7,500 पे आ गई थी, और उस समय ही आ गया था डरना मना है। उसके बाद से तो निरंतर हमने इसको चढ़ते हुए ही देखा है। पीछे कुछ हफ्तों में जरूर थोड़ी ठंडी रही है, तो मुझे लग रहा है मार्केट तो कोविड से कभी भी नहीं डरी। पहले दिन जरूर डरी थी, उसके बाद इतना नहीं डरी है। और FIIs और DIIs ने बहुत रोल प्ले किया है इस डर को भगाने में। बड़ी अच्छी आपने बात करी, डरना मना है। आगे से हम इसको टैगलाइन बनाया करेंगे। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली शरद जी, आई थिंक डर के आगे मुनाफा है। बिल्कुल, आगे बहुत बढ़िया। गौरव ने देखे कितनी अच्छी बात आपकी टैगलाइन के आगे एक और लगा दिया, डर के आगे मुनाफा है, डर के आगे जीत तो सब बोलते हैं। जी राइट। मिस्टर RM माथुर फ्रॉम नोएडा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आपका प्रोग्राम का मैं बहुत पुराना फैन हूँ। मेरा क्वेश्चन 54 को लेकर है। मेरे बेटे ने अभी 94 लाख का एक घर खरीदा है जिसकी रजिस्ट्री भी करा ली है, लेकिन वो अपना एक मकान बेचना चाहता है। वो 2 साल में बेच देगा तो वो कैसे एडजस्ट होगा पैसा उसका? माथुर साहब, 94 लाख का उसने मकान अभी खरीदा है
और एक मकान उन्होंने बेचा है। तो देखिए, जो एक इनकम टैक्स में, अगर मैं याद ठीक कर पा रहा हूं, सेक्शन होता है सेक्शन 54। तो उस सेक्शन के अंतर्गत अगर आप 1 साल पहले बेचने से खरीदते हैं या 2 साल बाद भी अगर आप खरीदते हैं तो आप सेक्शन 54 के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको 3 साल मिलते हैं डेट ऑफ सेल से। तो अब देखिए, ये तो माथुर साहब, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी देखनी पड़ेगी, किस डेट को खरीदा और कितने का खरीदा। फिर उसमें कुछ इंडेक्सेशन भी होता है, आपको पता होगा, कैपिटल गेन निकालने के लिए कि आपने कब खरीदा था, उस पर कैपिटल गेन अकाउंट इंडेक्स लगती है। तो मैंने आपको खैर क्रोनोलॉजी बता दी, आप इसके आधार पर अपना निर्णय लीजिए। और अगली बार अगर फिर भी आपकी शंका का समाधान नहीं हुआ तो थोड़ा सा और खोल के अगली बार आप जरूर पूछिएगा। जी। और भोपाल से हमारे श्रोता शंकर लाइन पे हैं। शंकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार, आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। कोहली जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बड़े स्वास्थ्य की कामनाएं आपकी करता हूं मैं। कोहली जी, मुझे एक सवाल पूछना था। ये प्राइवेट डिसइन्वेस्टमेंट जो होने वाला था वो थोड़ा डिले हो गया है, कह रहे हैं कोरोना की वजह से। बीपीसीएल, IDBI और LIC जैसी कंपनियों का। अब अपन जब घर में कबाड़ी बेचते हैं तो जनरली उसकी पार्टी हो जाती है या बाकी खर्चों में काम में निकाल जाते हैं, पैसे निकल जाते हैं। लेकिन जब आप घर के गहने बेचते हैं तो उसका प्रयोग हम बच्चों की पढ़ाई या ऐसा कुछ स्तंभ बनाने में करते हैं। तो भारत सरकार की जो ये अच्छी गहने बेचने वाली है हमारी BPCL या बाकी जो IDBI बैंक या LIC, तो इसका उपयोग क्या चाय पानी के खर्चों में निकलेगा, मतलब फिस्कल डेफिसिट बचाने में निकलेगा, या दे आर गोइंग टू क्रिएट सम landmark for Indian public? Because this is Indian public's money. That is my first question. And second question, very simple question. Kya advance tax can it be treated as TCS? Can it be treated as advance tax or not? I just want to know for my personal purpose. Thank you. शंकर जी, नव वर्ष की आपको भी शुभकामनाएं। देखिए, प्राइवेट डिसइन्वेस्टमेंट जो हो रहा था थोड़ा बहुत डिले हुआ, पर ऐसा नहीं है कि ये किसी अच्छे कार्य के लिए ये धन प्रयोग नहीं किया जाता। बिल्कुल, इसको तो देश के अंदर जो विकास की योजना चल रही है, इनफैक्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा और इकोनॉमिक्स की गहराई में जाके उत्तर दूं तो 4 जो इंजन्स होते हैं जो इकोनॉमी को फायर करते हैं, उसमें से एक होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिस स्केल पे हो रही है, तो मैं अगर बगैर बिल्कुल निष्पक्ष होकर मैं ये कहूं कि उस इंजन ने इकोनॉमी को इस समय संभाल रखा है। जिस तरीके से हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जिस तरीके से चौतरफा विकास में गवर्नमेंट स्पेंडिंग में पैसा लगाया जा रहा है, तो ये पैसा सब वहीं यूज हो रहा है। देखिए, जब पैसा आता है डिसइन्वेस्टमेंट से, जब हुई है, उसी पैसे को लगाया जाता है। सरकार के बहुत सारे स्रोत होते हैं, ऐसा चाय पानी में नहीं लगता है, आप फिक्र नहीं करिए अपना शंकर साहब। पैसा बहुत अच्छे काम के लिए प्रयोग हो रहा है और देश का विकास और गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की अनेकों योजनाएं हैं जहां पर पैसा जाता है। दूसरा, आपने पूछा एडवांस टैक्स को हम TCS को एडवांस टैक्स, जी हाँ, कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेशनली शंकर साहब, उसको बोलते हैं पे एज यू गो। कुछ कंट्रीज में पे एज यू अर्न भी कहते हैं, PAYE या PAYG। तो ये एडवांस टैक्स, TCS और TDS, ये सारा ही उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जी हाँ, आप एक किस्म से इसको एडवांस टैक्स कह सकते हैं, क्योंकि नाम फर्क है, क्योंकि अलग अलग पेमेंट्स पे जैसे जैसे वो अप्लाई होता है। पर हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा, एक किस्म का TCS, TDS, एडवांस टैक्स एक ही बिरादरी को बिलोंग करते हैं। जी। We now welcome from Mumbai, Mr. Ratnakar. हेलो। हेलो जी। हाँ, गुड इवनिंग सर, मैडम, एंड हैप्पी न्यू ईयर। मेरा सवाल है कि FIRs का बहुत बोलबाला रहता है इंडियन मार्केट में। जब भी वो आते हैं मार्केट करता है, जब भी वो निकलते हैं मार्केट नीचे जाता है। लेकिन दिसंबर में, ये जो अभी 31 दिसंबर में, जनरली 31 दिसंबर तक मार्केट बहुत नीचे जाता है। लेकिन ये टाइम ऐसा नहीं लगा कि 60,000 तक मार्केट था, वो ज्यादा से ज्यादा 56, 57 तक गया, 55 तक गया। ऐसा क्यों है? ये टाइम FIR ने ज्यादा बिकवाली करके पैसा निकाला नहीं क्या, ये एक सवाल है। और जितना इंडियन मार्केट में FIR का बोलबाला है, उतना ही बोलबाला बाकी मार्केट में, लंदन है, बाकी सिंगापुर है, उसमें भी ऐसा ही फॉरेन इन्वेस्टर का बोलबाला है। चलिए रत्नाकर जी, आपने पूछा FIIs का जो पैसा उन्होंने निकाला। जी हाँ, वो पैसा दिसंबर में कई हफ्ते तक लगातार निकालते रहे और ये बहुत अच्छी बात हुई। अच्छी बात ये हुई कि पहले जब FIIs निकालते थे तो यहां मार्केट हिल जाती थी, मार्केट की बुनियाद ही हिल जाती थी। अब हमने देखा कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे जो देसी बॉयज होते हैं, मैं DIIs को देसी बॉयज बोलता हूं, वो इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। और एक बहुत बड़ा संस्थान, अभी गौरा से और अम्बरीश से बात हो रही थी, बहुत बड़ा संस्थान
रिटेल इन्वेस्टर्स का बन चुका है। इतने लोग, करोड़ों लोग मार्केट से जुड़ चुके हैं, मार्केट का जो बेस है बहुत वाइड हो गया है, तो वो लोग भी संभाल लेते हैं। आपके हमारे जैसे लोग वो उसको संभाल लेते हैं और उनका इम्पैक्ट जो है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दूसरा आपने पूछा कि बाकी की मार्केट, देखिए अगर हम एशिया की मार्केट की बात करें, हैंसन हो गया, स्ट्रेट टाइम्स हो गया, कॉस्पी हो गया और निकेई हो गया, इन मार्केट्स की बात करें तो ज्यादातर फोकस एफआईआईज का एशियाई मार्केट्स पे रहता है, क्योंकि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, आपने एलएसई की बात करी, या हम कैट की बात करें, या हम फ्रांस की मार्केट की, जर्मनी की मार्केट की बात करें, वहां पर भी आता है, पर ज्यादा इमर्जिंग इकोनॉमीज में, डेवलपिंग इकोनॉमीज में रत्नाकर जी आता है, क्योंकि नेचुरली जब पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ होता है वो ज्यादा इमर्जिंग इकोनॉमीज में आपको दिखाई देता है, तो वहां भी आता है, पर यहां पर कुछ थोड़ा ज्यादा आता है। जी, Before we move on to our next listener who's on the line, Ratan Mitra ji from Kolkata, we will just take you on. But before that, a quick look at the US markets. On Wall Street, key indices ended lower yesterday and for the first week of the new year as well, as investors worried about looming US interest rate hikes and unfolding Omicron news. Stocks fell yesterday after the December US jobs report missed expectations, but was still seen as strong enough to keep the Federal Reserve's tightening path in place. US Labor Department data showed that the jobs market was at or near maximum employment. The unemployment rate tumbled to a 22-month low of 3.9% from 4.2% in November. The non-farm payrolls rose by 199,000 jobs in December, the survey of establishments showed. So the Dow Jones Industrial Average shed 5 points to end at 36,232. The S&P 500 fell 19 points to close at 4,677, and the Nasdaq Composite dropped 145 points or 1% to 14,936. Meanwhile, the benchmark US Treasury 10-year yield soared to a 2-year high yesterday on the outlook for Fed rate hikes. और कोलकाता से हमारे श्रोता रतन मित्रा जी लाइन पे हैं। रतन मित्रा जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहिए। नमस्कार सर, ये मेरा प्रश्न जो मैं 10-12 साल पहले एक स्टॉक खरीदा था, नाम नहीं ले रहा हूँ सर, ये वो 170 रुपया से खरीदा था, तो उसका दाम अभी हो गया कम से कम 1,500 से ऊपर भी चल रहा है। सर हमें खबर आया मिला है जो वो कंपनी ऑफर फॉर सेल करेगा, तो ऑफर फॉर सेल का डेफिनेशन क्या है? दूसरा, उस कंपनी के हमें एवरेज करना चाहिए और ज्यादा खरीदना चाहिए क्या नहीं, ये प्रश्न मेरा है सर। देखिए रतन मित्रा जी, आपका स्टॉक प्रॉफिट में है, ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल मैंने पहले कॉस्ट नहीं सुन पाया इनकी, पर सुन के लग रहा है कि आपका नॉमिनल का। हाँ, तो और ऑफर फॉर सेल जो होता है वो कंपनी नॉर्मली कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए या बल्क इन्वेस्टर्स के लिए करती है। उससे कई दफे रतन मित्रा जी प्राइस नीचे भी आ जाता है, क्योंकि जब मार्केट में बहुत सारी सप्लाई आती है, ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि मार्केट में वो शेयर्स डालेगी, तो शायद उससे प्राइस थोड़ी नीचे आ जाए। तो इसलिए आपको मेरी सलाह यह है कि आप एवरेज अब आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, पर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है रतन मित्र जी, तो मैं आपको सलाह दूंगा वो प्रॉफिट आप बुक करिए, और बुक करके आप मार्केट मंत्रा को याद करिएगा कि मार्केट मंत्रा ने प्रॉफिट बुक करा दिया, क्योंकि अगर कल को नीचे आ गया तो फिर आपको ये ऑफर फॉर सेल घाटे में भी पड़ सकता है। कुछ टाइम के लिए नीचे आता है, कई बार बाद में वापस प्राइस स्टेबलाइज हो जाती है। मार्केट सेंटीमेंट पर भी ये डिपेंड करता है। तो अब मैंने आपको जो बातें बताई उसके आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं। जी, और दिल्ली से हमारे श्रोता सत्येंद्र लाइन पे हैं। सत्येंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ सर नमस्कार। सर मेरा जो है डीमेट अकाउंट भी है और ब्रोकिंग अकाउंट भी है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं म्यूचुअल फंड खरीदता हूँ और एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स लेता हूँ डायरेक्ट, तो क्या मुझे ब्रोकरेज चार्ज भी पे करना पड़ेगा डीमेट अकाउंट के चार्ज के अलावा? देखिए सत्येंद्र जी, जो डीमैट अकाउंट, अगर आप स्टॉक ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो वो तो एक स्पेसिफिक ब्रोकर के पास होता है। तो अगर आप एएमसी के पास या आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो उसके लिए तो आपको अलग से एक अकाउंट खुलवाना चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी जहां तक ईटीएफ जब आप लेंगे, जो स्टॉक मार्केट से जो भी आप खरीदेंगे सत्येंद्र जी, उसमें आपको ब्रोकरेज देनी ही पड़ेगी, ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी और बाकी जो छोटे मोटे चार्जेस होते हैं वो भी देने पड़ेंगे। और आप जब म्यूचुअल फंड लेंगे तो म्यूचुअल फंड में तो जो कमीशन होती है या जो उसमें एग्जिट के चार्ज होता है या एंट्री लोड होता है वो अलग से लगता है। मुझे लग रहा है आप दोनों चीजों को सत्येंद्र जी मिक्स कर रहे हैं। आप म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को अलग रखें और ईटीएफ और स्टॉक्स की अलग, जो स्टॉक मार्केट में हो रहा है वो अलग है। हाँ, अगर कोई म्यूचुअल फंड ऐसा है
म्यूचुअल फंड उसको हालांकि नहीं कहेंगे, कोई ETF अगर ऐसा है जो लिस्टेड है स्टॉक्स में, वो फिर उस कैटेगरी में आ जाएगा, वरना आप दोनों को अलग रख के चलें। जी। और मुंबई से हमारे श्रोता आशीष लाइन पे हैं। आशीष नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मुझे कोहली सर से पूछना है कि जो यूनिकॉर्न्स होते हैं, जो बोले गए कि लास्ट ईयर हमारे सेकंड थे हम यूनिकॉर्न्स में, तो ये यूनिकॉर्न्स ये टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कंपनीज ही क्यों होती, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, और ये ऐसी मतलब क्यों नहीं होती? देखेंगे तो सब टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कंपनी है, और जो इनमें प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जो इन्वेस्ट करते हैं ये बेसिकली तो सारे लॉस मेकिंग है। तो ये वर्ल्ड वाइड ऐसा फिनोमिनन है कि जो इंडिया में ही ऐसा है कि ये लॉस मेकिंग यूनिकॉर्न्स में इन्वेस्ट करते हैं? बहुत ही बढ़िया आशीष जी आपने सवाल पूछा है। ये सवाल ऐसा है जो कि बहुत लोगों को सताता है, और मैं स्टार्टअप्स पे बहुत काम करता हूं, तो मुझे आपके सवाल से बहुत लोगों का ये हल निकल जाएगा। जी हाँ, जो आपने कहा कि ज्यादातर टेक बेस्ड ही होते हैं, बिल्कुल आपने ठीक बिल्कुल नब्ज पकड़ ली, जैसे कि ज्यादातर उसमें क्या होता है कि उसमें वैल्यूएशन एकदम से, क्योंकि वो एग्रीगेटर का काम करते हैं या कोई ऐसी सर्विस देते हैं जो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो उसकी वैल्यू एकदम से शूट अप कर जाती है। और जो जहां तक आपने बात करी लॉस मेकिंग की, ये भी आपने बहुत पते की बात करी है कि ज्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं वो घाटे में चलते हैं, फिर भी उनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा आती है। बल्कि मैं जब स्टार्टअप्स पे कहीं पर बोलता हूं तो मैं इस बात को जरूर उठाता हूं कि आप खाली वैल्यूएशन पे ध्यान नहीं दे, बिजनेस इज अबाउट अर्निंग प्रॉफिट्स। आप बॉटम लाइंस को, कुछ स्टार्टअप्स हैं, हम यहां नाम नहीं लेते, जो आज तक घाटे में चले जा रहे हैं सालों से, फिर भी उनकी वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई है। तो जी हाँ, आज इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन इन्वेस्टर्स को, स्टार्टअप्स को आपकी तरफ से संदेश देते हैं कि साहब मुनाफा कमाइए, खाली वैल्यूएशन में मत चलिए, ज्यादा दिन घाटा जो है आप सह नहीं पाएंगे। जी। We'll now take a look at the oil prices. Global crude oil prices jumped over 5% during the first week of the new year. So Brent crude oil futures shed 24 cents to trade at $81.75 a barrel. US crude futures fell 56 cents to $78.90 a barrel. For the week, Brent crude futures jumped 5.2%, while US crude futures surged 5%, with prices at their highest since late November, spurred on by the supply concerns. Meanwhile, supply additions from the Organization of the Petroleum Exporting Countries, Russia and allies are not keeping up with demand growth. OPEC's output in December rose by 70,000 barrels per day from the previous month versus the 253,000 barrels per day increase allowed under the OPEC Plus supply deal. और मोदीनगर से हमारे नियमित श्रोता अशोक कुमार जी लाइन पे। अशोक जी, चूंकि समय कम है, आप बहुत ही संक्षेप में अपना सवाल पूछिए। मेरा बड़ा मुश्किल से फोन लगा है। जी जी। पहले तो मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ, पूरी टीम को। जी जी, थैंक यू। आपको और भी, अगर टाइम है तो बजट से पहले कोई सेक्टर बता दीजिए बस। जी जो आपने बहुत जल्दी में हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। देखिए, सेक्टर की जहां तक बात है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। IT पकड़िए, एनर्जी सेक्टर पकड़िए, पावर सेक्टर पकड़िए और रियल एस्टेट सेक्टर पकड़िए। देखिए, आपने एक पूछा, मैंने 4 बता दिया, पर लॉन्ग टर्म के लिए अशोक कुमार जी इसको पकड़िए, शॉर्ट टर्म के लिए मत देखिएगा। जी। और चलते हैं अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। शरद जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। Absolutely, Sharad ji. Thank you so much. And now, before we close, a reminder of the headlines. At the stock market, Sensex jumps 1,491 points during the week. Nifty advances 459 points. Rupee sheds 5 paise during the week against the dollar. On Wall Street, key indices end lower on looming U.S. interest rate hikes, and global crude oil futures surged 5% during the week. And that's it in this edition of Market Mantra. और हम अपने श्रोताओं को हेडलाइंस हिंदी में भी बता दें। शेयर बाजारों में सेंसेक्स सप्ताह के दौरान 1,491 अंक उछला। निफ्टी में 459 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे कमजोर हुआ। वॉल स्ट्रीट में अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की खबरों के बीच मुख्य सूचकांकों में गिरावट दिखाई दी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के फ्यूचर्स मूल्य में इस सप्ताह के दौरान 5% की तेजी दिखाई दी। And that's it in this edition. For now, goodbye. Market Mantra.